स्टूडेंट, हमारा त्रिभाषा सूत्र हो चुका था। तो उसमें आपको मैंने बता ही दिया था कि त्रिभाषा सूत्र है क्या। त्रिभाषा सूत्र का मतलब था मतलब है 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और एक संबंधित राज्यों की जो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होता है। ठीक है, ये त्रिभाषा सूत्र होता है। 3 लैंग्वेज फार्मूले के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 3 भाषाएं पढ़ाई जानी अनिवार्य की गई थी। पहली भाषा क्या थी? छात्रों की मातृभाषा या राज्य की क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक होगी। ठीक है, तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी में से एक होगी। इसको पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। कब किया गया था? ये त्रिभाषा सूत्र को 1968 में शामिल किया गया था। इसमें ये कहा गया था जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ अंग्रेजी, हिंदी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य है वहाँ अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ ही गया होगा। भारत में भाषा शिक्षण से संबंधित जो नीति बनाई थी, भारत सरकार द्वारा राज्यों से विचार विमर्श करके उस नीति को हम त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं, जो कि कब बनी थी? 1968 में, जब जो पहली वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसमें इसे शामिल किया गया था। और ये भी मैंने बता दिया था कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी त्रिभाषा सूत्र की। तो ये मैं पहले बता ही चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, जैसा कि विश्व में 6809 भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, और उनमें से 1600 से अधिक भाषाएं हैं भारत में बोली जाती हैं। तो अब हर जगह की अलग अलग भाषा होती है, तो इसीलिए अब कोई एक भाषा में अगर हम शिक्षण कार्य को करेंगे तो हो सकता है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अलग हो, तो वहाँ वो समझ ना आई हो। तो इसीलिए त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। इसमें एक हिंदी, इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य मानी गई थी। तो ये सब मैं बता चुकी हूँ, अब मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अब हम ये देखेंगे कि जो शिक्षा नीति थी उसमें त्रिभाषा सूत्र को कैसे लागू किया गया था, कैसे इसे शामिल किया गया था। आज हम ये देखेंगे, क्योंकि ये मैंने काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियो में बता दिया है और इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर ना समझ आया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, तो दोबारा बता दूंगी, क्योंकि फिर पिछला बताती हूँ तो अगला ढंग से नहीं समझा पाते और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि त्रिभाषा सूत्र को जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968, 1979 और 1986 उनमें कैसे शामिल किया था। चलिए देखते, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कैसे शामिल हुआ या क्या हुआ। उससे पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय नीति व भाषाओं का विकास, है ना। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत भाषाओं के विकास पर बल दिया गया है और विभिन्न भाषाओं के विषय में निम्नलिखित विचार अक्षरबद्ध किए हैं। हिंदी। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में हिंदी के विकास से संबंधित विचार इस प्रकार हैं। हिंदी का विकास करने के लिए प्रत्येक प्रकार का संभव प्रयास किया जाए। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास करते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए कि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सब व्यक्तियों के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने का उचित माध्यम बन जाए। अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के माध्यम से शिक्षा देने वाले कॉलेजों और उच्च शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए। संस्कृत के बारे में क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत संबंधी बातें निम्नलिखित हैं। संस्कृत भारतीय भाषाओं की वृद्धि और विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही इसने देश की सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित रखने में
अपूर्व योग दिया है, अतः इसके अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। विद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर संस्कृत के अध्ययन की सुविधाएं अधिक उदार रूप से दी जाएं। संस्कृत के शिक्षण के लिए नवीन शिक्षण विधियों का विकास किया जाए। प्रथम और द्वितीय डिग्री कोर्सों के उन पाठ्यक्रमों में जिनमें आधुनिक भारतीय भाषाएं, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन आदि विषय होते हैं, संस्कृत का अध्ययन विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अतः इन दोनों कोर्सों में इसके शिक्षण की संभावनाओं की खोज की जाए। क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं में समस्त भारतीय भाषाओं को स्थान देकर निम्नांकित बातें कही गई हैं। भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य का विकास करके ही शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नति संभव है। अतः अदम्य उत्साह से उनका विकास किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं का विकास करके ही लोगों की रचनात्मक शक्तियों को क्रियाशील बनाया जा सकता है। शिक्षा के स्तरों में सुधार किया जा सकता है। जनसाधारण तक ज्ञान को पहुंचाया जा सकता है और लोगों के बीच की खाई को समाप्त किया जा सकता है। अतः भारतीय भाषाओं के विकास के लिए उत्साह से कार्य किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाएं पहले से ही प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। अब आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी इनको शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए द्रुत गति से कार्य किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, भारतवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करके शिक्षा नीति में निम्नांकित बातों का उल्लेख किया गया है। अंग्रेजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज्ञान की संसार में अति तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। भारतवासियों को इस ज्ञान को न केवल प्राप्त करना वरन उनमें अपना योगदान भी सुरक्षित रखना है। अतः उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं और विशेष रूप से अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब हम देखेंगे, ये तो हमारी तीनों भाषाओं के बारे में हो गई, हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1979 तथा भाषाओं का अध्ययन, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इसे शामिल किया गया त्रिभाषा सूत्र को। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिर भी चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तत्कालीन भारत सरकार ने 1 फरवरी 1979 को अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब हम ये देखते हैं कि 1979 में इसे कैसे शामिल किया गया और इसकी क्या ज़रूरत आ गई थी। तत्कालीन भारत सरकार ने फरवरी 1979 को अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति में भाषा समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया। कौन सी बातें थीं जिन पर बल दिया गया? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम रखा जाए। इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक स्तर है उस पर शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए? मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाएगी या शिक्षा का माध्यम रखा जाएगा तो वो जल्दी समझ में आता है। चलिए आगे देख। दूसरा पॉइंट है हमारा, शिक्षा के अन्य स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। यह सूत्र हिंदी तथा अहिंदी में इस प्रकार होगा। हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र हिंदी तथा अंग्रेजी के साथ एक आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत किसी दक्षिण भारत भाषा को वरीयता प्रदान की जाए। और अहिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के साथ हिंदी को स्थान प्रदान किया जाए। तो ये त्रिभाषा सूत्र हिंदी क्षेत्रों के लिए अलग था
और हिंदी क्षेत्रों के लिए अलग था। ये हमारी 1979 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें त्रिभाषा सूत्र को इस तरह से शामिल किया गया था। अब हम देखेंगे आगे का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस तरह से इसे शामिल किया गया था त्रिभाषा सूत्र को। तो ये हमारा आज फिनिश हो गया कि किस तरह से 79 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। आप लोगों की समझ में आया ही होगा, आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो लोग नए हैं हमेशा की तरह बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।